खान साहब, जब भी इस करतारपुर के लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। ये चमत्कार है कि जो 71 सालों दे विच नहीं होया, वो 3 महीनों दे विच किदां हो गया। दोनों तरफ गलतियां हुई। माजी की जंजीर ने हमें, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ब्लेम गेम चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज बात करेंगे हम दिन की सबसे बड़ी स्टोरी की, करतारपुर कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आज नारोवाल में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये अमन की फ़तेह है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अपनी तजारत को बढ़ाएं तो उससे अमन आ सकता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है अगर पॉलिटिकल विल हो। तो अब हम बात करेंगे कि क्या सचमुच जो आज स्पीचें हैं जिनमें इतनी उम्मीद का इजहार हुआ है, ये कितनी रियलिस्टिक हैं और भारत से किस किस्म का रद्द अमल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, बाजार जाओ 2 in 1, 3 in 1, ये ऑल इन वन है मेरे। अगर ये जोड़ पड़ गया और बाबा नानक का जो आपसी भाईचारे की बुनियाद ये इस लांघे पे लग गई, तो फिर मैं आपको एक बात पक्की बता देता हूँ। मुझे लगता है कि खुशहाली 6 महीने में 60 साल की है। करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी के बाद भारत के अंदर क्या मूड है? वहाँ जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, वहाँ जो पंजाब के वज़ीर आला हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस मूव को वेलकम तो किया, मगर साथ में उन्होंने पाकिस्तान पे कुछ तनकीद भी की। तो वहाँ किस किस्म का मूड है पंजाब के अंदर भी और जनरली इंडिया के अंदर भी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस की रेजिडेंट एडिटर निरुपमा सुब्रमण्यम। वेलकम टू द शो निरुपमा। थैंक यू आरफा, थैंक यू। जी निरुपमा, आप ठीक कह रहे हो। हाँ जी, हम बस यही आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप भारतीय पंजाब के अंदर सेंटिमेंट या मूड क्या है इस ओपनिंग की के ऊपर? देखिए आल्फा, यहाँ पे जो कॉमन मैन है, जो मैन ऑन द स्ट्रीट है, जो सिख कम्युनिटी है यहाँ पंजाब के अंदर, आई थिंक वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं इसको लेके, क्योंकि one of the Sikh prayers is that they should be able to see Kartarpur Sahib in their lifetime, as well as other areas of Sikh pilgrimage, but Kartarpur Sahib is also included. तो वो तो इस इनिशिएटिव को लेके बहुत ज्यादा खुश हैं। और मुझे लगता है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है वो it's the result of many things. I think एक तो जैसा उन्होंने कहा यहाँ पे उसके जस्ट चंद दिन पहले एक अमृतसर में ही एक अटैक हो गया था निरंकारी कांग्रेगेशन पे, और it was it was traced to the weapon, the grenade was the government of Punjab said that the grenade came from the Pakistan army. तो निरुपमा, ये एक मजहबी तकरीब थी जिसके ऊपर ये अटैक हुआ था, जस्ट टू पाकिस्तानी ऑडियंस को समझाने के लिए कि वो जहाँ अटैक हुआ था वो एक रिलीजियस कांग्रेगेशन थी, मजहबी तकरीब थी। Yeah, it is a sect of Sikhs, and the attack was probably carried out by a radical Sikh group, probably pro-Khalistan group, and there is a history between India and Pakistan Khalistan को लेके। तो पिछले एक साल में बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर मचा हुआ है कि Khalistanis are actually revving up their activities, कुछ ज्यादा उनका प्रोपेगेंडा में कुछ ज्यादा मोमेंटम आ गई है, and there is something called referendum 2020
which is being held by this group called Sikhs for Justice, और Sikhs for Justice have now opened an office in Lahore. तो इसको ये सारा को लेके एक तरफ तो ये था कैप्टन का ऑब्जेक्शन. I think the other element in Captain Amrinder Singh's objection, not objection, he has not really objected to the opening of the Kartarpur corridor, but उन्होंने अटैक जो पाकिस्तान पे किया, I think it was also a consequence of local politics. अच्छा, निरुपमा, एक तो ये बात थी कि मलिंदर कैप्टन जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो एक लिहाज से उनका भी रोल काफ़ी रहा था. जब वो पहले वजीर वहाँ पे वजीर आला थे पंजाब के, और यहाँ पे शायद परवेज इलाही थे, तो ज़माने में तो दोनों के पंजाब के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे बढ़ते चले गए थे. उस ज़माने से भी ये जो है बात चली थी कि करतारपुर का वो खोला जाए. लेकिन फिर अभी जो आप बता रही हैं, ये कहने वाली, हाँ, तो अब मैं यही कहने वाली थी कि थोड़ा सा आप लोकल पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से भी देखिए कि जो यहाँ पे उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनकी थोड़ा सा अंडरकरंट है राइवलरी का. अच्छा. और जब सिद्धू जब लौट के आए वहां से इमरान खान के स्वेरिंग इन सेरेमनी से, और उन्होंने अनाउंस किया, एक तो उनका जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ जो उनकी झप्पी थी वो तो कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया था. फिर उन्होंने ये बॉम्बशेल एक्सप्लोड किया कि वहां पे पाकिस्तान आर्मी चीफ टोल्ड मी कि हम करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करेंगे. तो इन अ सेंस ही अपस्टेज द चीफ मिनिस्टर. लेकिन आपकी यूनियन मिनिस्टर जो आई थी यहाँ पे, अपस्टेज जी, he upstaged the Akali politicians, he upstaged the BJP government in the center, so he was ticked off by everybody. सुषमा स्वराज said कि आप इस sensitive subject को आपने क्यों लिया, और कैप्टन said कि आपने प्रोटोकॉल ब्रीच कर दिया. Akali called him a puppet of Pakistan, but आप देख रहे हैं कि right now everybody has got on board. So this is something that nobody can oppose really, because it is the will of the people. वैसे यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर जो आई थी हरमीत सिंह को, उनकी तो तकरीर बहुत ही पॉजिटिव रही थी यहाँ पे, तो इससे लगता तो है थोड़ी बहुत माहौल तब्दील हुआ है. लेकिन अब देखना ये है कि इस माहौल की तब्दीली के असरात और क्या पड़ सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से. तो देयर इज एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स्ड मैसेजिंग भी आ रहा है इसमें कि एक तरफ देयर इज टॉक ऑफ पीस, और दूसरी तरफ देयर इज आल्सो द ओल्ड कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान आर कमिंग टू द फोर. कोइंसिडेंस था या कुछ और था, ये 26/11 जो इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं ऑफ मुंबई अटैक, ये उसी दिन उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ इस इंडिया की तरफ पंजाब में. So on that day, I think the messages were also different about from Mumbai and from other places. We heard statements about terrorism emanating from Pakistan and how we can never forget that Mumbai was attacked. And on the other hand, you had Vice President Venkaiah Naidu वहाँ पे उन्होंने पंजाब में बहुत बढ़िया तस्वीर की on how ये करतारपुर कॉरिडोर एक ब्रिज बन जाएगा. जी, थैंक यू सो मच निरुपमा. अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब से. स्टे विद अस. वेलकम बैक. हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी नवजोत सिंह सिद्धू साहब से. सिद्धू साहब जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत मुबारक हो. आप जिस करिश्मे की बात कर रहे थे वो तो आज आपने देख लिया और वहाँ गुफ्तगू भी की. हाउ डज इट फील? देखिए, ताली दो हाथ से बजती है और उड़ान दो पंखों से होती है. इट टेक्स टू टू टैंगो, टू विंग्स टू फ्लाई. जब दोनों तरफ से एक पॉजिटिव आवाज आए तो उसका नतीजा बहुत
फलदायी सिद्ध होता है। और उचित समय पे अगर आप नीतियों को अमली जामा पहना दें तो फिर वो फलदायी होती हैं। मुझे लगता है कि ये कॉरिडोर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का कॉरिडोर है। बाबा नानक पारस की तरह है, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। जिसको छुएगा ये पारस उसमें गौरव का संचार कर देगा। चीज मैली हो उसे उज्जवल बना देगा, जिसका मोल ना हो उसे अनमोल कर देगा। नारोवाल जिले में ही देख लेना, जिस दिन ये कॉरिडोर खुलता है, जो 5 लाख की जमीन होगी 50 लाख की होगी, वहां होटल खुलेंगे, वहां गरीब के पेट का जो सवाल है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। ये बाबा नानक के ही चमत्कार हैं कि जो 71 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में कैसे हो गया। चमत्कार है तो नमस्कार है साहब, और ये चमत्कार होते रहेंगे। एंड आई थिंक दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स ओपनिंग अप ऑफ आवर बॉर्डर्स। और अगर बॉर्डर खुलते हैं साहब तो फिर 6 महीने में 60 साल की तरक्की है। चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की 1 घड़ी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब इज अ विजनरी। वो मेरी बात को सुनते हैं, लेकिन उस वेवलेंथ पे हैं। एक चीज है बोलिए कि जब आप 3 महीने पहले यहाँ पे आए थे और जब इसकी चर्चा हुई थी, जब आप यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले थे, जब फिर ये बात सामने आई कि करतारपुर का ये कॉरिडोर खुल सकता है, तो आपको यकीन था कि उस वक्त की इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा? एक जिसको कहते हैं कि यानी ये तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को देखते हुए ये तो बहुत बड़ा कारनामा हुआ। ये मैं ये तो नहीं जानता था कितनी देर में होगा, लेकिन यू गॉट टू बी अ बिलीवर टू बी एन अचीवर। मुझे विश्वास जरूर था, क्योंकि सच्ची निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती है और जीव को ब्रह्म से मिला देती है। मुझे ये विश्वास था कि ये अगर हो गया तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य होगा, क्योंकि कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से और इंसान अपने कर्म से जाना जाता है साहब। और मैं हमेशा ऐसे प्रयासों में हर रोज ये सोचता हूं कि बाबा जी मुझे जरिया बनाना। तो जब मुझे ये जरिया बना तो मुझे लगा कि यार ये संभव है, क्योंकि किसी ने दोनों हाथ से ताली बजाई ही नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है साहब जो ना सिर्फ देशों को जोड़ेगा, ना सिर्फ फासले मिटाएगा, ना सिर्फ पुल बनाएगा, लेकिन इस कौम को, जो पंजाबी बिछड़ गए थे पार्टीशन में और जो पंजाब अलग हो गए थे, ये उनको खोल भी सकता है, और ये किस्मत पे जो ताले लगे हुए हैं उनको तोड़ भी सकता है। इसलिए मुझे वो 3 महीने में जो क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं ये हमेशा गाता रहता हूं कि कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। ये जो इतना बड़ा आज पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, ये कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है, तो क्या आपका ख्याल है कि अब भारत की तरफ से भी कोई ऐसा ही स्टेप हमें सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से नज़र आ सकता है कि कोई एक ऐसी जगह इंडिया के अंदर हो जहां पाकिस्तानी जाना चाहें तो उसके लिए इंडिया या दिल्ली कोई अनाउंसमेंट कर दें कि वो फैसिलिटेट करेंगे? ट्रेड तो बहुत एक बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बट इस तरह का एक रेसिप्रोकल कोई स्टेप आ सकता है? एक बात समझिए आप, अगर कराची और मुंबई खुले हैं और मीलों मील दूर हैं, 2000 मील दूर हैं, तो फिर अमृतसर और लाहौर क्यों नहीं खुल सकते? 22 किलोमीटर दूर है। ये सरकारों को मनवाना होगा कि अगर कोई साग मक्की की रोटी खा के अमृतसर से यहाँ लाहौर में आए, बिरयानी खाए, अपना काम पूरी तरह से निपटाए और घर वापस चला जाए तो सरकारों की जय जयकार है साहब। इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, तिजारत बढ़ेगी, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ दुश्मनी कम होती रहेगी। यही है बाबे की मेहर कि दुश्मनी होगी ढेर। सिद्धू जी, अब आपको कितनी उम्मीद नजर आती है कि अब ये तमाम रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाएंगे? मतलब जो पहले कोई आज से 3 साल में तो जी, अगर मुझे उम्मीद ना होती तो मैं यहां ना होता साहब। उम्मीद पे जहान टिका है। मगर क्या आपका ख्याल है कि ये आपके जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले कुछ हो सकेगा? बिल्कुल होगा। मैं कहता हूं कि यू हैव टू बी अ गो गेटर।
success is not about luck, it is about pluck. In the garden of opportunity, you don't wait for the fruit to fall, you pluck it. तो मुझे लगता है you got to be a go-getter. Time and tide wait for no one. आपको बैठे रह के कुछ नहीं मिलता, सरकारें बैठने के लिए नहीं होती, प्रयास करने के लिए होती। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले आदमी दूसरों की सफलता का एहसास करते हैं। मुझे यकीन है, मैं मानता नहीं हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर निष्ठा सच्ची हो, अगर नीयत नेक हो, तो सब कुछ संभव है, क्योंकि असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव अ विल। पॉलिटिकल विल हो तो दुनिया को अपने सांचे में ढाल सकते हो। सिद्धू जी, आपने पॉलिटिकल विल की बात की, तो एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त दोनों साइड पंजाब को बहुत जिसका सामना है, वो स्मॉग का है सर्दियों के अंदर। आपको मालूम होगा, आपकी तरफ भी इशू है, दिल्ली में तो उसके ऊपर जो स्टोरीज आती हैं वो हम यहाँ पढ़ते रहते हैं, और हमारी तरफ भी लाहौर में और उसके इर्द गिर्द बहुत सीरियस इशू है। ये एक अगेन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक छोटा स्टेप है जिस पे अगर दोनों मुल्कों में कोऑपरेशन हो तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है आम लोगों के लिए। क्या आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे भी, क्या वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहेगी, और क्या कर सकते हैं आप इस मसले को? क्यों नहीं करना चाहेगी? आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हैप्पी सीडर है। हैप्पी सीडर एक ऐसी चीज है कि जो पराली कटी हुई होती है उसके बीज में बीज बो देता है, और वो धीरे धीरे गल के खाद बन के उसके साथ डल जाती है। सो यू डोंट हैव टू पुट इट ऑन फायर। तो बड़े ही ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, दुनिया आगे चलती जा रही है। बैलगाड़ी पे चढ़ के एक मर्सिडीज नहीं पकड़ सकते, साइकिल चला के आप कार को ओवरटेक नहीं कर सकते। यू विल हैव टू एक्चुअली रिवैम्प योर टेक्नोलॉजीज। देखिए, विज्ञान ने अंधों को आंखें दी हैं, बहरों को कान दिए हैं, उसने इंसान का जीवन दीर्घ कर दिया है। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब में आज सिर्फ 30% पराली जली है, 70% हैप्पी सीडर से हम लोग बीज बोते हैं, और जो पराली खड़ी होती है वो गल के खाद बन के उसी सीड को पनपने में मौका देते हैं। सिद्धू जी, आप एक चीज ये कि जब आप 3 महीने पहले यहाँ से वापस गए थे तो आपको काफ़ी जो है तनकीद का निशाना पड़ गया, तो अब जो है जब आप वापस जाएंगे तो क्या आपको कोई हीरो वेलकम मिलेगा वहाँ पे लोगों की तरफ से, या आपकी जो है एक लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो है वहाँ पे मकबूलियत तो बढ़ती जाएगी? आप सियासतदान भी हैं। सर, चूने की छत देखी है, जितने थप्पड़ मारो उतनी अकड़ती चली जाती है। कच्ची ईंट देखी है, कमजोर होती है जब बाहर रखी होती है, जब आग में डालो तकड़ी होती जाती है। वैसा ही सिद्धू है, कोई परवाह नहीं। ये मुश्किलों से मैं घबराता नहीं, मैं अपने सत्य के मार्ग पे चलता रहता हूँ, और सत्यमेव जयते हमेशा ही होती है। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है कि कैसी भी आंधी आए, कैसा भी तूफान आए, तू चलते जाना। लोहा तपता है, पिघलता है, सुलगता है, फिर जाके 2 तारी तलवार बनता है। सोना खा के सुनियार की मार पिछों किसी हीर के गले का हार बनता है। सिद्धू साहब, जब आप वापस जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो अपनी पंजाब के अंदर हुकूमत है, जो कल आपके चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी जो उन्होंने वहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, तो उनकी स्पीच जो थी वो शायद इतनी वेलकमिंग नहीं थी जितनी जो आपने यहाँ स्पीच की है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी हुकूमत का भी कोई मूड वहाँ तब्दील होगा जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है? देखिए, फैसला हर जगह पे लोग करते हैं। मोहतरमा, कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा होता था, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धृतराष्ट्र हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। लोग बनाते हैं, लोग गिराते हैं, लोग ही फैसला करते हैं, लोग ही राजा हैं। पीपल्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो लोगों के लिए अच्छा है वो सिद्धू के लिए अच्छा है, और जो लोगों के लिए बुरा है, लोक हित में नहीं है, सिद्धू उसके नजदीक भी नहीं जाएगा। नॉट इवन, आई विल नॉट टच इट, नॉट इवन विद अ बार्ज पोल। दैट्स माय पॉलिसी। गवर्नमेंट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल।
थैंक यू सो मच सिद्धू जी, आपने हमारा इतना वक्त निकाला। होप यू हैव अ वेरी गुड स्टे इन पाकिस्तान, जितना भी थोड़ा आपका वक्त रह गया है यहाँ इस वक्त इस ट्रिप पे। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है इस वक्त आफ्टर दिस इवेंट। हमारा मसला एक कश्मीर का, इंसान चांद पे पहुंच चुका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हल नहीं हो सकती। मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से। उसकी सबसे बड़ी एक वजह है, अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। वो विछड़े पंजाब, वो पासे हुए पंजाब जिन्हां दे बॉर्डरां दे उत्ते ताले लाते, कोई ऐसी चाबी आवे इमरान खान साहब वर्गी कि वो ताले खुल जा, सिम सिम करके खुल जान। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की, और ये जो आज करतारपुर की कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो आज बहुत एक पॉजिटिव स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अब माजी भुला देना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए। मगर इंडिया से सुषमा स्वराज, जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि इंडिया तो सार्क समिट में भी शिरकत नहीं करेगा, और दूसरा ये भी कि इंडिया पाकिस्तान टॉक्स के भी कोई इम्कान नहीं है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। जी शेख साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि जो आज दो स्टेटमेंट्स आई हैं, एक हमारी तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से और वहाँ से सुषमा स्वराज की तरफ से, डू यू थिंक कि आज जो ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे ताल्लुकात पे, और इज़ दिस जस्ट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, और जो टेंशन है दोनों ममालिक में वो यूं ही रहेगी? देखिए, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है मेरी नज़र में, कि आपने सिख कम्युनिटी की एक डिमांड थी जो पूरी की है। अगर आपको कुछ चीज़ें, कुछ झिझक नज़र आई है हिंदुस्तान की तरफ से, तो वो इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तानी पंजाब में दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो इस चीज़ पे तो एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे पहलू आपको नज़र आएंगे। जब इसकी कवरेज होती है तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ एक चीज़ कह रहे हैं, कुछ दूसरी चीज़ कह रहे हैं, लेकिन सबका इस पे इत्तेफाक है कि ये रास्ता खुलना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है कि ये रास्ता खुल रहा है। अब जो आपने सुषमा स्वराज की स्टेटमेंट का जिक्र किया, वो मुझे लगता है कि बदकिस्मती है कि इस किस्म की चीज़ हमारी तरफ से कही गई थी, क्योंकि मुझे और जो और सीरियसली इसको फॉलो करते थे, उनको ये तवक्को थी नहीं कि इलेक्शंस होने से पहले किसी किस्म की बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें फोकस ये करना चाहिए कि इस दौरान जब तक कि उनके इलेक्शंस हों, तब तक हम एक नई चीज़ को सामने लाएं, वो ये कि रिलीजियस टूरिज़म का ये एक हिस्सा है जो हमने ये रास्ता खोला है करतारपुर का। उससे एक सिख कम्युनिटी के जो अपने मजहबी फ़राइज़ पूरे करने का उनको मौका दिया है, उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें और अजमेर शरीफ खुल जाए और वहाँ पे रिलीजियस टूरिज़म हो, और इन दोनों चीज़ों के होने से हमें ये भी याद आ जाए कि हमारी एक बुद्धिस्ट ट्रेल है यहाँ पे, और बुद्धिज़्म की जो टूरिज़म है वो भी हमारे यहाँ कम हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। अगर इस तरफ हम बढ़ें और रिलीजियस टूरिज़म को उस किस्म की अहमियत दी जो कि उसको मिलनी चाहिए, चूँकि आप जिस खित्ते में रहते हैं उसमें मज़हब का एक ख़ास अहमियत है।
वो हमें पहचाननी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कि निज़ामुद्दीन औलिया या अजमेर शरीफ जाना चाहेंगे, और अगर उनके लिए राहदारी हो जाए तो उसके साथ जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होती हैं उससे भी तब्दीली आ सकती है सोच में। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज़ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक कू है, तो एक तो मेरे ख्याल ये बात आपकी सही है कि ये चीज़ें तो मुज़ाकरात में चल रही थी 1995 से, और उससे मेरे ख्याल काफ़ी तब्दीलियाँ भी आई पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में। 2 दफ़ा कुछ ऐसा लगता था कि अमन की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये तो भी जो है ये कॉरिडोर के ऊपर ज़्यादा कोई पेशरफ नहीं हुई थी। तो आज आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी तेज़ी के साथ और अचानक ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो किस चीज़ का इजहार करती हैं? देखिए, मुझे याद आता है कि जो यहाँ पे हाई कमिश्नर हुआ करते थे राघवन साहब, उन्होंने कहा कि साहब ये इस बरसगीर की, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा, लेकिन ये बरसगीर की खासियत है कि इमोशन के बिना पे एक चीज़ हो जाती है और माहौल बदल जाता है। मैं एग्जैक्टली उनको कोट माहौल तो बदला है वैसे। वही तो देखिए, ये है मुझे जो नज़र आता है वो सबसे अहम नुक्ता ये है कि माहौल बदला है। और जो इमरान खान साहब ने बात की, ये वही चीज़ है जो कि पहले हम कहते रहे हैं एक दूसरे को कि अगर गुर्बत के अगेंस्ट समय जंग जीतनी है तो हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत है, और जंग की जो हालत है या कॉन्फ्रंटेशन की जो हालत है या नॉन डायलॉग की जो हालत है, उससे हट के हम दोनों मिल के और गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। हमें बहुत कुछ है जो कि हम हिंदुस्तान से सीख सकते हैं, और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ है जो कि वो हमसे सीख सकते हैं। मसला एक और जो है वो हमें पहचानना पड़ेगा कि अब हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो बात हुई है उससे कुछ चीज़ें बदल गई, और वो सही समत में नहीं बदली। वो मुझे लगता है कि जब तक कि ये इलेक्शन पूरा होता है और मोदी साहब को ये पता चलता है, मेरा भी आपके साथ इस पे इत्तेफाक है कि मोदी साहब री इलेक्ट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी उनकी कम होगी, और जब मेजॉरिटी कम होगी तो शायद उनको ये ख़याल पड़े कि शायद मैं हिंदुस्तान को जिस रास्ते पे ले जा रहा हूँ वो सही रास्ता नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता कि ये होगा। शेख साहब, हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक तो हम ये इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें नजमुद्दीन शेख साहब से अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। शेख साहब, आपने कहा कि जब तक मोदी की ये हुकूमत है पावर के अंदर और इलेक्शंस नहीं होते तो शायद वहाँ माहौल ना तब्दील हो, मगर साथ में आपने ये भी कहा कि हमें इस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तान को करते रहना चाहिए रिलीजियस टूरिज़म के। तो इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि चाहे इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस आए या ना आए, हमें ये रिलीजियस टूरिज़म के और अगर कोई खोल सकते हैं हम एवेन्यूज़ या इनकरेज कर सकते हैं तो हमें ये यूनिलैटरली कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिलैटरली करने चाहिए, लेकिन रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे हो सकता है कि देखिए, हम पहचानते हैं कि बरसगीर में मज़हब एक बहुत अहम पहलू है ज़िंदगी का लोगों के लिए। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कि अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के श्राइन पे जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अब एक मर्तबा आपने रिलीजियस टूरिज़म की अहमियत को पहचाना सिखों के लिए, तो फिर दूसरों को पहचानने में कम दिक्कत होगी, इवन विदाउट रिज्यूमिंग अ डायलॉग। मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन विदाउट रिज्यूमिंग डायलॉग। जो मैं दूसरी बात कह रहा था वो ये कि हिंदुत्व वाली जो फिनोमेना हो रही है उस पर शायद मोदी साहब को इस इलेक्शन के बाद, जिसमें मुझे लगता है कि उनकी री इलेक्शन तो होगी लेकिन मच रिड्यूस मेजॉरिटी के साथ होगी, और उससे शायद उनको एहसास हो कि इससे हट के चलना चाहिए। लेकिन ये मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी एक स्कॉलरली स्टडी पढ़ी
कि बीजेपी की हुकूमत ने जिन सूबों में उनकी हुकूमत थी उसमें उन्होंने टेक्स्ट बुक बदलना शुरू कर दिया था, और अब तो फेडरल लेवल पे वो सभी टेक्स्ट बुक्स को चेंज कर रहे हैं। उसमें मुग़ल पीरियड को डिलीट करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि वो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा शेख साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान आज जो तकरीर थी इमरान खान साहब की, उसमें देखा तो बहुत ही यानी ठीक है, ये पहले भी हमारे लीडरान बातें करते थे अमन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात हों, लेकिन आज की तकरीर थी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक कदम और आगे बढ़ के हुई। मसलन जहाँ पे उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात की जिस नौइयत की बात की, वो तो बड़ी बात थी कि यूनियन की, जो कि पहले हमें सुनने में नहीं मिलती थी पाकिस्तान के किसी लीडर की तरफ से। और एक और बात भी आती है जो उन्होंने जिक्र किया कि फ़ौज और हम एक पेज पे हैं, मतलब एक मैसेज। तो एक आपको लगता है कि इनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मौजूद है बिकॉज के ताल्लुकात जो फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान है? देखिए, जो उन्होंने बात की वो आई थिंक कुछ आगे बात बढ़ जाती है, जबकि आप कहते हैं कि फ्रांस और जर्मनी का मिसाल इस हद तक कर सकते हैं कि सदियों की दुश्मनी, यानी सदियों की नहीं तो कम से कम 4 नस्लों की दुश्मनी के बाद आप इस किस्म की दोस्ती कर सकते हैं जो कि एक बेस बनता है फॉर द यूरोपियन यूनियन। हमारा वो चीज़ और नौइयत की है, क्योंकि सार्क में अभी तक यूरोपियन यूनियन की सलाहियतें पैदा नहीं हुई, और उनको डिलिबरेटली न पैदा करने के तौर पे आपने सार्क पे बंदिश लगाई हुई थी। लेकिन सार्क में सैफ्टा है, अगर आप चाहें तो इसके इकोनॉमिक जो हैं फाउंडेशंस, उनको आप डेवलप करें, और फिर आप हिंदुस्तान से कहें कि देखिए बिम्स्टेक को भूल जाइए, ये दूसरी जो आप बनाना चाह रहे हैं, सेक्टरल अरेंजमेंट्स करना चाह रहे हैं नॉर्थ में या वेस्ट में, वो न करें, आप इस पे फोकस करें। और देखिए मैं आपको शेख साहब, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि आपने जो उधर यूरोपियन यूनियन और ये सार्क की बात की, बट अगर आप ओरिजिन्स देखें तो द ओरिजिन वाज द यूरोपियन स्टील एंड क्या कोल एंड स्टील कम्युनिटी। दैट्स राइट। तो वो जो थी दैट वाज अ बायलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, जिससे फिर यूरोपियन कम्युनिटी और यूरोपियन यूनियन निकला। सो वो एक मल्टीलैटरल फोरम से उसका आगाज नहीं हुआ था जो सार्क की आप बात करें। You're right। तो आप अगर ये इम्प्लाई करना चाह रही हैं कि एक तिजारत और एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एक बेस बन सकता है, तो मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक और पहलू, आज मैं था इस एक्सपो पे जहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था कि अब हाँ, इन परसूट ऑफ पीस की का सेमिनार था। उसमें जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये कि अब आपने अफ़गानिस्तान के साथ जो रास्ते बनाए हैं, पहले आपका तुर्खम का रास्ता था, अब आपने 2 और रास्ते क्रिएट किए। अगर 2 और रास्ते क्रिएट किए हैं, वो आप कह सकते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान हमसे सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर हुआ करता था, और अगर और रास्ते बनेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ हम बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं फॉर कनेक्टिविटी थ्रू द रीजन। कनेक्टिविटी थ्रू द रीजन मीन्स के सेंट्रल एशिया के लिए और रास्ते खुल रहे हैं। अगर सेंट्रल एशिया के लिए और रास्ते खुल रहे हैं, ये आपकी बात सही है शेख साहब। उसी पे बात आती है कि मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान की तरफ से पहले ये ऐसा लगता था कि ट्रेड पे हम बात ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब एक लिहाज से जो मोस्ट फेवरेट नेशन की बात भी पहले भी हमारी तरफ से नहीं होती रही। तो ये जो इशारे जो मिल रहे हैं ट्रेड पे जो है, जो ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, उसका ज़्यादातर जोर जो था कि हम बावजूद तमाम इख्तलाफात के हम तजारत को बढ़ा सकते हैं, और इनकी पूरी जो है मेरे ख्याल जो एम्फेसिस था वो जियो इकनॉमिक्स पे ज़्यादा था। तो क्या ये कुछ हम समझते हैं कि हमारे रवैये में भी कुछ तब्दीली आ रही है, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की तरफ से भी रिस्पांस उस तरह का नहीं मिलेगा और ना मिल रहा है? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 4 साल से लिख रहा हूँ कि आप जियो पॉलिटिकल को भूल जाइए, आप जियो सिक्योरिटी को भूल जाइए, आप इस पे फोकस करें कि आपकी जो पिवटल पोजीशन है वो जियो इकोनॉमिक है।
और जियो इकोनॉमिक पोजीशन को अगर आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको खित्ते के लिए एक्सप्लॉइट करना है कि वेस्ट एशिया के साथ आपका एक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन दूसरा कनेक्शन जो सेंट्रल एशिया के साथ बनेगा और जो बड़े सगीर का कनेक्शन वेस्ट एशिया के साथ बन सकता है और सेंट्रल एशिया के साथ बन सकता है, इसमें आपका एक बहुत अहम किरदार होगा और एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल किरदार होगा। हम इस पे कभी फोकस नहीं करते कि एक इस पोजीशन में आपकी ट्रांजिट फ़ीस कितनी बनती है। हम तापी के लिए ट्रांजिट की फ़ी दे रहे हैं, हम अपने जो हम इंपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमने ट्रांजिट फ़ी फ़िक्स की हुई है। हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम जो ट्रक्स वेस्ट एशिया से हमारे ईस्ट से जाएंगी सेंट्रल एशिया की तरफ, तो वो भी तो ट्रांजिट फ़ी बनाएंगी। हमने इस पे फोकस ही नहीं किया है कि हमारी जियो इकोनॉमिक पोजीशन के फ़वायद क्या हैं। ये करना ज़रूरी है। जी। ये नहीं कि आप सिर्फ होटलें खोलेंगे और टायर रिपेयर शॉप्स खोलेंगे, ये नहीं है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। थैंक यू शेख साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आज के लिए बस प्रोग्राम में इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।